हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणवीर और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा 15 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम लिया जाने वाला है और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे बच्चों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे शंकाओं ने उन्हें घेर लिया है, बहुत सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं और वो सवाल तरह तरह के हैं। सवालों का ज्वार उमड़ रहा है, तो सभी सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। उनमें से कुछ ऐसे कॉमन सवाल जो कि सामान्य तौर पर सभी छात्र छात्राओं के मन में आते हैं, उन सवालों को मैं यहाँ पर उठाने वाला हूँ और उसका समाधान भी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे, नर्वसनेस। दोस्तों, आपने पहली बार किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी की है और आप अपने लाइफ में पहली बार फर्स्ट टाइम किसी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं। इसको लेकर के आपके माइंड में नर्वसनेस जरूर आ रही होगी और इस नर्वसनेस को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। दोस्तों, आपने बहुत सारी पढ़ाई कंप्लीट की होगी, आपने बहुत सारे विषय वस्तु को पढ़ा होगा, लेकिन आपको फिर भी लगता होगा तैयारी करते समय कि आपसे कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रह रही है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको जल्दी से भूल रहे हैं। दोस्तों, यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने एग्जाम्स का प्रेशर अपने माइंड पर इतना ले लिया है कि वह प्रेशर अपना लेवल पार कर चुका है और इसी के चलते आपके मन में नर्वसनेस हो रही है। आप अपने आप को जज कर रहे हैं स्वयं से, जो कि नहीं करना है। आप अपने आप को कमतर आंक रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे सहपाठी हमसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमसे अधिक मेहनत कर रहे हैं। तो नर्वसनेस जो है आपके मन में, यह कई कारणों से आ सकती है। जैसे कि आपका कोई सवाल, मैथ का कोई सवाल ले लीजिए, वह सवाल नहीं बन पा रहा है, या फिर आप जिस क्वेश्चन का उत्तर पहले अच्छी तरह से दे देते थे, उस क्वेश्चन का उत्तर आप देने में अभी असमर्थ हो रहे हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील नहीं हो पा रहे हैं। तो तरह तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि आपका जो माइंड है वह नर्वसनेस का शिकार हो रहा है। दोस्तों, हमें नर्वसनेस का शिकार नहीं होना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। आपको अपना 100% देना है। आपको अपना 100% देने का मतलब अपनी ओर से आपको पूरी कोशिश करनी है। बाकी जो होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप अपनी ओर से अपना 100% यानी कि 100% देने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और आपको इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को सीखने की, मतलब जिन चीज़ों को आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उनको पढ़ने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। अगर आपको लगता है उसको 1 से 2 बार पढ़ के आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे पढ़ें, लेकिन आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए रिवीजन पे। दोस्तों, अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको करना है। यह तो क्या, रिवीजन जैसे ही आप करते हैं तो आपके माइंड को एक ताकत मिलती है, एक एनर्जी जनरेट होती है, जिससे आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं। और आपने पहले से ही अपना रिवीजन शुरू कर दिया होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रिवीजन अपना कंटिन्यू रखिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहली बार बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस गेन करने जा रहे हैं तो यह सामान्य सी बात है। किसी भी परीक्षार्थी के लिए इतना नर्वसनेस होना सामान्य सी बात है। आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है वो बेहतर ही जाने वाला है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम बेहतर जाने वाला है। दोस्तों, ये तो मैंने नर्वसनेस की बात कर ली। अब तनाव की बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं। दोस्तों, आप खामखा टेंशन लेते रहते हैं कि आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मैंने फर्स्ट डिवीज़न की तैयारी की है, क्या मैं फर्स्ट हो पाऊंगा या नहीं, कहीं मैं फेल तो नहीं हो गया, हमारे माता पिता क्या कहेंगे, हमारे सोसाइटी में क्या इमेज हमारी बनेगी हमारे फेल होने के बाद, और कोई पास हो जाएगा तो वो किस प्रकार से सेलिब्रेट करेगा और मैं कहीं एक कोने में दुबका बैठा रोऊंगा या फिर रोऊंगी। तो ऐसे सवाल आपके जो मन में आते हैं, यह सवाल आपको तनावग्रस्त बना देते हैं। इन सभी सवालों को आपके मन में उठेंगे, ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन इन सवालों को अपने मन के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर हावी नहीं होने देना है। बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को अपने मन के ऊपर हावी होने देना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है। अभी आपके लिए ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम की तैयारी जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जरूरी है। आपको बाद की चिंता नहीं करनी है, कल क्या होगा वो कल देखा जाएगा। वर्तमान जो कि आज है,
तो यह आपको ध्यान रखना है और आपको आज में ही अपना जीवन जीना है, अपनी तैयारी करनी है। कल की चिंता आपको नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। यह तो मैंने बता दिया कि नर्वसनेस किस प्रकार से दूर किया जा सकता है और तनाव किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ही जोर देना होगा। इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं और अभी भी इसको फोर्सफुली बोल रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। आपके मन में कोई डाउट आते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो अपने सहपाठियों से मिलकर उस डाउट को साझा कीजिए और उस डाउट को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर वहाँ भी सॉल्व नहीं होता है तो आप किसी अन्य शिक्षक की सहायता ले सकते हैं, अपने कोचिंग संस्थान के शिक्षक की सहायता ले सकते हैं या फिर स्कूल के टीचर्स की सहायता ले सकते हैं। तो इनकी सहायता लेने से आप बिल्कुल भी मत हिचकिए। तो यह तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको रिवीजन करने में या फिर नए प्रश्न को बनाने में कठिनाई होगी, तो किस प्रकार से उस कठिनाई को दूर करनी है इसका भी मैंने उपाय बता दिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके मन में जो नर्वसनेस है और जो टेंशन है, इसको दूर करने का कोई सिंपल सा उपाय क्या है। दोस्तों सिंपल सा उपाय यही है कि आपको अभी जिस काम में मन लग रहा है उस काम को कीजिए। मेरे कहने का यह मतलब कतई नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके दिन भर खेलने में मस्त हो जाइए। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। मेरे कहने का यह मतलब है कि अपना दिन भर आप पढ़ाई में ही ना दें, क्योंकि आप केवल दिन भर पढ़ाई में ही ध्यान देते रहिएगा तो आपकी शारीरिक गतिविधि कम हो जाएगी, जो कि आपके लिए हानिकारक होगी। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आप जो है थोड़ा घूम फिर सकते हैं, टहल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, कोई कॉमेडी वाली फिल्म देख सकते हैं या फिर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। कहीं घूमने का मतलब है अपने आसपास में घूमने जा सकते हैं, सहपाठियों से चर्चा कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों अपने परिवारजनों के साथ मिलकर बैठकर आराम से बातचीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी जब आप करते हैं तो आपके तनाव का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आपको तनाव नहीं लेना है। तनाव से दूर करने के जो जो उपाय होते हैं उसको कंप्लीट करना है, उसका प्रिपरेशन करना है, तैयारी बोर्ड एग्जाम की करने के साथ साथ। तो मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, मैंने बताया कि आपको केवल और केवल पढ़ते नहीं रहना है, ठीक है। पढ़ाई करने का एक निश्चित टाइम पीरियड तय कर लीजिए जब आपको मन लगे। निश्चित टाइम पीरियड कहने का मतलब ये नहीं कि आप 2 बजे रात में उठ करके पढ़ना चालू कर दिए, 4 बजे सुबह से आप पढ़ना चालू कर दिए। मेरे कहने का यह मतलब है कि आपको जब पढ़ने में मन लगे, चाहे वो 2 बजे रात का टाइम हो या फिर 4 बजे सुबह का टाइम हो या फिर दोपहर का टाइम हो, जब आपको पढ़ने में मन लग रहा है उस समय आप पढ़ने के लिए बैठ जाए। आपका मन पढ़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा है, खाने के ऊपर मन दौड़ रहा है, तो आप पहले खाना ही खा लें। क्योंकि अगर आप पढ़ने भी बैठे हुए हैं और आपका ध्यान खाने के ऊपर है तो आप वहाँ पे बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद भी पूरी तरह से उसे ग्रहण नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपका ध्यान तो खाने पे था। तो पहले उस ध्यान जहाँ पे आपका ध्यान जा रहा है उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद निश्चिंत होकर के पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइए। आपके मस्तिष्क में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से जाएगा। दोस्तों यह तो मैंने आपको बताया कि अपने आप को भी फिट किस प्रकार से रखा जा सकता है और उसके साथ साथ पढ़ाई पे भी किस प्रकार से फोकस किया जा सकता है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो कि मैं बताने वाला हूँ वह है नींद। दोस्तों पर्याप्त नींद आपको लेनी है। पर्याप्त नींद आप लेते हैं तो अंदर से आप पूरा चार्ज हो जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा किसी भी यंत्र को चलाने के लिए उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी एक यंत्र है और हमारे शरीर को चलाने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जब हम सोते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, तो हमारी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, पुनः हमारे पास वो एनर्जी आ जाती है, वो जागृति आ जाती है कि हम फिर से किसी भी काम को पूरी तरह से तरोताज़ा होकर के कर सकते हैं। तो आपको पर्याप्त नींद लेनी है। नींद में कोई कसर नहीं करनी है। मतलब 24 घंटे का दिन रात होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 22 घंटे 20 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं आप। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक ही दिन में पढ़कर कोई महान नहीं बन जाता है। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी आपकी किसी बीमारी के लिए, भगवान न करे कि आप बीमार हो, लेकिन आपकी बीमारी के लिए डॉक्टर ने आपको दवाई दी। उसने बताया कि सुबह दोपहर शाम एक एक टेबलेट खाना है। तो क्या करेंगे आप? एक एक टेबलेट के बदले में वो सारा पत्ता जो है दवाई का वो एक ही दिन खा लेंगे? ऐसा तो संभव नहीं होगा, क्योंकि वह धीरे धीरे ही आपको ठीक करेगा। एक दिन में ओवरडोज से साइड इफेक्ट हो सकता है।
तो ऐसे ही पढ़ाई भी आपने उतने सालों में जितनी तैयारी करनी थी आपने कर ली है। अब लास्ट टाइम में कोई सोच रहा है कि हम 18 घंटे 20 घंटे पढ़ करके पूरा बोर्ड एग्जाम में क्लियर कर देंगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है दोस्तों। हो सकता है किसी किसी के लिए संभव हो, अब पता नहीं कैसे संभव हो, ये तो वही बता सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, एक दिन में पढ़कर कोई कालिदास नहीं बन जाता है। वो कालिदास की अलग कहानी है कि कैसे वो एक दिन में पढ़ के महान बन गए, उसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन एक दिन में ये संभव नहीं है। तो आपको पर्याप्त नींद लेनी है, जब पढ़ने में पढ़ाई में मन लगे उस समय आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं, महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बात एक एक से ही बढ़ते बढ़ते बातें खुलेंगी और बहुत सारी बातें होंगी। तो आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है। कोई भी खाना पीना जो खाना है आपको, वो सुपाच्य होना चाहिए। ऐसा भोजन जो कि आपको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, या फिर वो भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि पाचन उसका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ऐसे भोजन को ही ग्रहण करना है। अगर आप अपाच्य भोजन, ऐसा भोजन जो कि ठीक से नहीं पच रहा है, उसको ग्रहण करते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है, और जैसे ही आपके अंदर कोई समस्या उत्पन्न होगी तो पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस समय खाने पीने का भी बेहद ध्यान रखना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा बाजार की चीज़ों को अवॉइड करना है, उसे दूर करना है, उससे दूर रहना है, उसको ग्रहण नहीं करना है। घर के बने भोजन को ही ग्रहण करना है और ताज़ा भोजन को ग्रहण करना है। ताज़ा भोजन ग्रहण करने से शरीर के अंदर ताजगी आती है और कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। तो आपको सुपाच्य भोजन और ताज़ा भोजन ही ग्रहण करना है। नींद पर्याप्त लेनी है। कोई भी ऐसा वैसा खाना नहीं खाना है कि आपको एग्जाम्स के दिन परेशानी हो। दोस्तों यह तो मैंने आपको बता दिया कि आपको रिवीजन किस प्रकार से करना है, भोजन किस प्रकार से करना है, पानी भी पीते रहना है, 2-3 लीटर दिन भर में पीना है, ताकि आप पूरी तरह से एनर्जेटिक होते रहें और आपके अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो बाहर होते रहे, विषाक्त पदार्थ बाहर होते रहे। आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर के, स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ जब एग्जाम देने के लिए बैठिएगा, एग्जाम इतना बढ़िया जाएगा कि आप याद कीजिएगा हमारी बात को। लेकिन आपको पहले हमारी इन बातों को फॉलो करना होगा। यह तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम के पहले ये सब क्या करना है, और जो भी गलत एक्टिविटी है उससे आप जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए। जिनमें आपका समय फालतू का जा रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ इस टाइम इस जगह पे या फिर इस काम में हम टाइम देने के बाद भी कुछ गेन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे काम को छोड़ देना है, वैसे काम को करने की कोशिश नहीं करनी है। तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम के पहले क्या करना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको एग्जाम वाले दिन क्या करना है। दोस्तों एग्जाम जैसे कि मान लीजिए कल एग्जाम है, तो आज रात में, ये नहीं कि रात में खूब रात तक पढ़ते रहे और सवेरे नींद देर से खोली और एग्जाम में जाकर के नींद आ रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उस दिन आपको जल्दी सो जाना है। अगर आपका फर्स्ट सिटिंग में ही एग्जाम है तो आपको जल्दी सो जाना है। बाकी सेकंड सिटिंग में अगर आपका एग्जाम है, द्वितीय पाली में अगर आपका एग्जाम है, तो थोड़ा लेट से भी आप सोते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी नींद सुबह देर तक सोने से पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि नींद पर्याप्त लेनी है। ज़्यादा फोकस मैं नींद के ऊपर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पर्याप्त नींद जब आप लेंगे तो आप पूरी तरह से चार्ज रहेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर भूल भी गए हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर भूल चुके हैं, तो उस क्वेश्चन को याद करने में बहुत सहायता मिलेगी, आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसीलिए नींद पर्याप्त लेना बहुत आवश्यक है एक छात्र जीवन में, एक छात्र को, ठीक है। तो आपको उस दिन पर्याप्त नींद लेनी है। और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड तो आपको लेना ही है, पेन ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, ब्लू या फिर ब्लैक होना चाहिए, ये लेके जाना है। इसके साथ साथ बिहार बोर्ड ने जैसा कि गाइडलाइंस जारी किया हुआ है, एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आधार हो सकता है या फिर बैंक का पासबुक हो सकता है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसमें कि आपका पहचान चिन्ह हो, लेकिन सामान्य तौर पर आधार कार्ड सभी के पास होता है, आप उसको ले लीजिएगा। यह याद रखिएगा कि आधार कार्ड में आपके नेम का स्पेलिंग, आपके फादर्स के नेम का स्पेलिंग और आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा है एडमिट कार्ड से, तो आप अपने बैंक का पासबुक ले लीजिएगा, बैंक खाता का पासबुक ले लीजिएगा, यह वहाँ पे काफ़ी हो जाएगा पहचान के लिए। और आपको एग्ज़ाम सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंचना है। और इस बार बताया गया कि आपको जूते मोजे पहनकर नहीं जाने हैं, जूते मोजे पहनकर नहीं जाने हैं, हवाई चप्पल या फिर आप सैंडल पहन के जा सकते हैं,
ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ जाकर के परेशानी ना हो कि आप जूते मोजे पहन के चले गए और वहाँ पे जब आपको वो खुलवाया गया आपसे तो आप नंगे पैर गए वो एग्ज़ाम देने के लिए, और वहाँ पे ठंड लग रही है आपको, आप एग्ज़ाम क्या दीजिएगा, आप तो ठंड ही फील कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। और वहाँ आपको आधे घंटे पहले की गाइडलाइंस तो दी गई कि जाना, एडवाइजरी जारी की गई कि आधे घंटे पहले पहुँचना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आधे घंटे ही पहले पहुँचे। अगर आप दूर से निकल रहे हैं तो रास्ते में ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको वहाँ पहले जाने की कोशिश करनी है। 1 से 1.5 घंटा पहले वहाँ पहुँच भी गए तो वहाँ पे कहीं आप आरामदायक जगह में बैठ करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ नहीं पहुँचने, दोस्तों देर जाने से वहाँ पे बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपके 1 साल को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है आपके इस कदम के द्वारा, अगर आप वहाँ लेट पहुँचते हैं तो। क्योंकि वहाँ पे आप किसी भी बड़े आदमी से फ़ोन करवा दें, कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि बिहार बोर्ड अब पहले जैसा नहीं रहा। बिहार बोर्ड में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, तो अब टाइमली सब चीज़ होने की कोशिश की जा रही है और हो भी रही है, सारे काम टाइमली हो भी रहे हैं। तो आपको टाइम से पहले ही पहुंच जाना है। वहां आकर के आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, अलग बात है, लेकिन आप घर से हड़बड़ी में नहीं निकलिए। रास्ते में ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाएगी तो आपको वहां से खाली मतलब पैदल नहीं जाना होगा, जिसमें कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ये बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसा इश्यूज नहीं आया है, कोई समस्या नहीं आया है, कोई रुकावट नहीं आया है, कोई बाधा नहीं आया है। इसके लिए आपको टाइम से पहले वहाँ एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाना है और वहाँ पे रेस्ट करना है, वहाँ पे अपना स्टडी मटेरियल को लेकर के जाना है, स्टडी करना है, थोड़ा बहुत देखते रहना है। मैंने बार बार कहा है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, उस समय भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आप जाइएगा, उसके पहले आप वहाँ पे बहुत सारे लोगों के मोबाइल में कुछ से कुछ आते रहता है कि ये आंसर लीक हो गया है, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, इस टाइप का ये सब आते रहता है। और कोई जो विद्यार्थी तैयारी नहीं किए हुए रहते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, चीट बनाते हैं दोस्तों, चीट, जो कि एकदम घटिया काम है, वो काम करते हैं वहाँ पे। पहले का ए दूसरे का बी, पता नहीं क्वेश्चन क्या है या नहीं है वो उसको पता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, फिर भी वहाँ पे चीट बनाते हैं। पहले का ए दूसरे का बी सी इत्यादि, ये सब जो है एट्सेट्रा, ये सब करते रहते हैं। कितना घटिया काम है, कितने शर्म की बात है कि उन्होंने 10 साल तक पढ़ाई की और आखिरी समय में उनके पास ये नौबत आ रही है, उनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए दोस्तों। खैर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप लोग ऐसा कतई नहीं कर सकते और ये काम बिल्कुल नहीं करना है। और कुछ भी इधर उधर का जो अफवाह होता है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि कहाँ से क्वेश्चन लीक हो रहा है, कहाँ से क्या हुआ है, किसके पास क्या आया, इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो अपने आसपास में देख लेना है कि कहीं कोई चीट वगैरह तो नहीं फेंका गया है, क्योंकि अगर कोई चीट यूज करके आपके पास फेंक देता है या फिर पहले से ही उसने आपके नीचे फेंक दिया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। जब ऑफिसर्स आएंगे चेक करने के लिए, आपके नीचे पाए जाएंगे वो चीट्स, वो कागज़ पाए जाएंगे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा ना हो तो आप अपने आसपास में देख लीजिएगा कोई वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिससे आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड लेकर के ही जाना है, और भी मैंने बताया पहचान पत्र, कोई परिचय, कोई आईडी कार्ड लेकर के जाना है, पेन लेकर के जाना है। पेन आप चेक कर लीजिएगा पेन वहाँ से ठीक चल रही है कि नहीं, घर में ही चेक कर लीजिएगा पेन ठीक से चल रही हो, पेन से लिखावट अच्छी हो रही हो, तो ये देख लेना है कि पेन ठीक ठाक कंडीशन में है, उसको लेकर के जाना है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। अब जो आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर बुक दिया जाएगा उसको लेना है, और वहाँ पे जो कॉलम दिए रहेंगे क्या क्या भरना है वहाँ पे सारा लिखा रहेगा कि किस में क्या भरना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है बात कि किस में क्या लिखना है तो वहाँ पे सर या मैम जो कि शिक्षक के रूप में है वहाँ पे उनसे पूछने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करनी है, बिल्कुल भी हिचकना नहीं है। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे क्या भरना है, किस कॉलम में क्या भरना है, किस बॉक्स में क्या भरना है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, बिल्कुल हिचक नहीं करना है। आपको उन सर से या फिर मैम से, मैडम से पूछ लेना है और मैडम के द्वारा या फिर सर के द्वारा ज़रूर वह जानकारी प्रदान की जाएगी। तो वहाँ पे पूछना है, पूछने के बाद आप सारा वो सब भर लेंगे। भरने के बाद कुछ जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ना चालू कीजिएगा दोस्तों, आपको 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो पहले हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना ईजी आने वाला है बिहार बोर्ड में। पिछले 2-3 वर्षों का देखा जाए तो इतना ईजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा कि कोई भी बच्चे आसानी से कम मेहनत में अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर लेते हैं।
तो एग्ज़ाम आपका बढ़िया ही जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ते हैं, 15 मिनट का टाइम जो कि दिया गया है, तो आपका मन पहले ही प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि आपको लगने लगता है कि आज सारा का सारा क्वेश्चन हमसे डील होने वाला है। तो आप पहले से खुश हो जाते हैं और एग्ज़ाम आपका और बेहतर हो जाता है जब आप खुश होकर के अपना आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना है पहले, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से आंसर बुक दिया जाएगा और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए अलग से आंसर बुक दिया जाएगा। सब में जो जो भरना रहेगा उसको आप भर लीजिएगा, सावधानीपूर्वक भरना है, कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवर राइटिंग नहीं हो, आप नहीं जान रहे हैं तो सर या मैम से पूछ करके भरें, लेकिन पहले ही गलत जानकारी उसमें नहीं भरनी है। यह बात आप समझ गए। और जब आप 15 मिनट का पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि पहले ऑब्जेक्टिव बनाया जाए। कोशिश क्या करना है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करनी है। आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करना है। अगर आप 100 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, और कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या जहाँ तक मेरी जानकारी है 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जिसमें से 50 को ही आपको टिक लगाना है, 50 का ही जवाब देना है। और अगर आप 80 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें कि 40 का आंसर आपको देना है। तो ऑब्जेक्टिव आपको, मान लीजिए 50 का मैं उदाहरण लेता हूँ, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है ऑब्जेक्टिव वाले का, लेकिन इसमें 51 नहीं होना चाहिए। आप शुरू से पढ़ते आइएगा, जो भी बनते आएगा बनाते जाइएगा। 50 ही आपको बनाना है, 51 नहीं बनाना है, क्योंकि 51 अगर आप बनाते हैं, 52 बनाते हैं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा स्कैन होता है और आंसर वहाँ पे चेक किया जाता है, नंबर दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। तो आपको 50 ही बनाना है, जितना कहा जाता है बनाने के लिए उतना ही बनाना है, उससे ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले ऑब्जेक्टिव बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कम समय में ही ज़्यादा नंबर की इधर स्टॉक जो होता है नंबर का, वो ज़्यादा नंबर का स्टॉक आपका आधा के करीब ये पूरा हो जाएगा। बाकी जो समय बचेगा वो समय इधर लगाना है, यानी भारी क्वेश्चन में लगाना है, जिसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, उसमें लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। ठीक है, उसमें बाद में ध्यान देना है, क्योंकि आप पहले सब्जेक्टिव बनाते हैं, लास्ट में आप ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे नहीं बनता है, आपसे कॉपी छीन लिया जाता है, तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दूर हो जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको पहले ऑब्जेक्टिव बना लेना है। जो ऑब्जेक्टिव आप नहीं जान रहे हैं, जिसमें मान लीजिए कि आपको 50 बनाना था, 50 में आपने 45 बना लिया है, 5 नहीं जान रहे हैं, तो 5 के लिए आप टाइम ले सकते हैं। कुछ सब्जेक्टिव बनाने के बाद फिर उसमें रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश यही करनी है कि ऑब्जेक्टिव बना लिया जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद अब बात करेंगे सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए जो आपको आंसर बुक दिया जाएगा, उसमें 1.25 इंच का हाशिया छोड़ना होगा। मतलब आप कोई पेज लेते हैं, मैं एक पेज लेता हूं दोस्तों, मेरे पास ये स्लेट है दोस्तों, देख लीजिए। इसको अगर आप पेज मानते हैं, इसको आप पेज मानते हैं, ऐसा पेज वहाँ पे रहेगा, इस टाइप का रहेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लाइन खींच लेनी है। ठीक है, ये लाइन खींच लेनी है। और लाइन कैसे खींचिएगा, कागज़ को मोड़िएगा एक ही बार में, तो उसकी अकॉर्डिंग आप वहाँ पे लाइन खींच सकते हैं। अगर आप स्केल लेके जाते हैं तो अच्छी बात है, वैसे स्केल लेके जाना अलाउ हो सकता है, क्योंकि ये एक मैथ का एक मैथ से जुड़ा हुआ एक उपकरण होता है, कह लीजिए। एक ऐसी वस्तु होती है जिसका एग्ज़ाम में उपयोग किया जा सकता है और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होती है। तो आपको वो 1.25 इंच का हाशिया छोड़ देना है। मतलब आप 1.25 इंच का हाशिया छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। और लिखिएगा जब, तो आप जो जो क्वेश्चन जान रहे हैं पहले उसको बनाइएगा। जो जो क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं पहले उसको बनाना है। मान लीजिए आप दूसरे का जान रहे हैं, फिर चौथे का जान रहे हैं, 10वें का जान रहे हैं, 20वें का जान रहे हैं, तो उसी हिसाब से बनाना है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि पहले का नहीं जान रहे हैं, पहले का जान रहे हैं, उसके बाद हम 20वें का जान रहे हैं, बाकी इधर 20 का नहीं जान रहे हैं, तो अब क्या करें, इस स्थिति में क्या करें। तो ऐसा वहाँ पर पैनिक नहीं होना है। तो वहाँ पे आप जो जान रहे हैं उसका नंबर देना है केवल। क्वेश्चन उतारने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन उतारने से कोई फायदा नहीं है और इससे कोई नंबर भी मिलने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन का केवल नंबर आपको देना है, किस नंबर का क्वेश्चन आप बना रहे हैं यह नंबर केवल आपको देना है। और इस नंबर को देने के बाद आंसर आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो आंसर आप जब लिखना शुरू कीजिएगा तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो, और हैंड राइटिंग अच्छी होने के साथ साथ आप जो शब्द लिखिएगा दोस्तों,
आप जो शब्द लिखते हैं तो उस शब्द में थोड़ा गैप भी होना चाहिए। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम आम खाता है, तो मैंने राम लिखा, आम लिखा और खाता है लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं हड़बड़ी में मैंने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच मैंने गैप दिया है। ये जो गैप है, इस गैप का आप ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कि आपसे कोई भी शब्द गलत हो जाता है, कोई भी शब्द आप लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो उसको ऐसे करके नहीं काटना है। ऐसे करके जो आप ऐसे करने लगते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसको ऐसे केवल एक ऐसे सीधी सी रेखा खींच देनी है, एक रेखा, इतनी मोटी रेखा नहीं। जैसे मैं खाता, मान लीजिए कि ये गलत था, इसको मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कैसे काटूंगा? केवल एक हल्की सी लकीर ऐसे दे दूंगा। इससे आपका ओवर राइटिंग दिखेगा भी नहीं और आपका काम भी हो जाएगा, आप उसे काट भी देंगे। दोस्तों सुंदर राइटिंग जो है आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने में हेल्प करती है, क्योंकि सुंदर राइटिंग पहले ही कॉपी चेक करने वाले को अट्रैक्ट कर लेती है। वो ये समझ लेते हैं कि विद्यार्थी या फिर छात्र छात्रा ज़रूर अच्छा खासा पढ़ने वाला होगा, इन्होंने मेहनत की है, क्योंकि इसकी हैंडराइटिंग में ही मेहनत साफ दिख रही है। तो आपको कोशिश करनी है कि हैंडराइटिंग आपकी अच्छी हो, मतलब आपने अभी तक जैसी लिखी है एग्जाम के दिन आपकी हैंडराइटिंग बेस्ट होनी चाहिए। इसका आपको प्रयास करना है। बाकी आप तो 100% दीजिएगा, बाकी जो होना होगा होगा। तो मैंने बताया कि दोनों के बीच गैप रखना है। आप जो क्वेश्चन जान रहे हैं पहले उसको डील करना है। उसके बाद जब आपने अपने हिस्से का, मतलब आप जितना जान रहे थे उतना आपने कंप्लीट कर लिया है, आपका ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है और आपने जितना जाना था, जितना आपको लिखना था उतना आपने लिख लिया है, फिर भी आपके एक आध क्वेश्चन बच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, उसको उस क्वेश्चन का नंबर देना है। अब आपके पास समय बच जाता है, क्योंकि आपको जितना पता था आपने उतना तो यूज कर लिया। अब आपकी कॉपी अगर छीन भी ली जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे टाइम से पहले कॉपी नहीं छीनी जाएगी, लेकिन फिर भी कोई मान लीजिए टाइम आपका हो रहा है तो फिर भी लॉस नहीं होने वाला है। फिर भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है, आधे घंटे का, 20 मिनट का या फिर 15 मिनट का टाइम बच जाता है, और आपके पास जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अब जिसका उत्तर आपने नहीं दिया है, आप नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में भी सोच कर उससे रिलेटेड सेंटेंस को लिखना है। उसके बारे में एक दो वाक्य भी अगर आप जान रहे हैं तो उस बात को लंबा करना है, उस बात को खींचने की कोशिश करनी है, उसको विस्तृत रूप देने का प्रयास करना है और उसको लिखते जाना है। अगर 150 शब्दों में उत्तर देने की बात कही जा रही है और आप उसको खींचते खींचते अगर 100 शब्दों तक भी पहुंचा देते हैं तो यह बड़ी कामयाबी हो जाती है दोस्तों आपके लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव किस प्रकार से लिखना है मैंने आपको बता दिया कि पहले आप जो जान रहे हैं उसको कंप्लीट करना है, उसके पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर आप जो नहीं जान रहे हैं उसके बारे में लास्ट में चर्चा करनी, लास्ट में उसके बारे में सोचना है, और वहाँ पे कहीं किसी से भी चीटिंग करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कोई ऑफिसर्स वगैरह आएंगे, कुछ भी करने के लिए आएंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी वहाँ कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने काम में ही लगे रहना है, क्योंकि आप वहाँ पे चोरी कर ही नहीं रहे हैं, चीट लेके आप गए नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बीच बीच में अगर आपको प्यास लगती है तो आप वहाँ पे परमिशन लेकर के पानी पी सकते हैं, वैसे पानी का इंतजाम वहीं पे रहता है, तो आप वहाँ जा कर के पानी पी सकते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने बता दिया। अब मैं कुछ इमरजेंसी बातें बताने वाला हूँ, आपातकालीन बातें जो कि आपको जान लेनी आवश्यक है। दोस्तों मान लीजिए कि आपने कोई गलती नहीं की, आपके पैर के नीचे, आपके टेबल के नीचे से कोई चीट निकल गया, और वहाँ जिन्होंने आपके पैर के नीचे से चीट निकाला वह यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि यह चीट आपने नहीं रखा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कॉपी छीन ली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? कॉपी छीन ली जाएगी, बहुत देर के बाद दी जाएगी, तब तक तो आपका मेन टाइम चले जाएगा, और आप जितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे उतने क्वेश्चन का आंसर आप दे ही नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बताता हूँ। ऐसी स्थिति में अगर लड़कियां हैं तो उनके पास तो सबसे बड़ा हथियार है उनका आंसू। लड़कियों का सबसे बड़ा हथियार क्या है दोस्तों? आंसू। उनको रोना है, ये इमरजेंसी बातें मैं बता रहा हूँ, उनको रोने लगना है दोस्तों आप, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है ना वो आपका आंसू ही है।
कुछ भी हो जाए आपको अपना रोना बंद नहीं करना है। लड़के पे तो कुछ रहम हो या ना हो, लेकिन लड़की पे रहम जरूर कर दी जाएगी, क्योंकि हम लोग जो है कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं लड़कियों के प्रति। हम लोग मतलब मेल और फीमेल दोनों ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इस बात का फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। आपको अपने आंसू को हथियार बनाना है। आपने गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले आप सही है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, अपने आंसू को हथियार बनाना है और ज़्यादा जुबान नहीं लड़ाना है, ज़्यादा बकवास नहीं करनी है, बस रिक्वेस्ट करते जाना है, सर ये मैंने नहीं किया है, प्लीज़ सर हमें दे दीजिए, हमें हमारी कॉपी दे दीजिए, हमें लिखना है सर, ये किसी और ने फेंका। आपको पूरा कन्विंस करने की पूरी कोशिश करनी है और अपना आंसू भी छलकाते रहना है। यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। हंसी मजाक की बातें लग सकती है आपको, लेकिन इमरजेंसी में एक काम आएगी दोस्तों। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। भगवान न करे आपके साथ ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो, ऐसी परिस्थिति का सामना आपको करना पड़े, फिर भी ऐसी परिस्थिति होती है तो इस बात का ख्याल रखना है कि इमरजेंसी में क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा अगर मान लीजिए कि आपसे कॉपी लिया गया था और आपको आधे घंटे में मिलता, तो आपके आंसू की बदौलत 5 मिनट में 10 मिनट में ही कॉपी आसानी से मिल जाएगी। बाकी लड़के के साथ ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है तो दोस्तों इसके बारे में मैं क्या कहूँ। लड़के पे तो कोई रहम नहीं की जाती है, फिर भी अगर वो दयालु प्रवृत्ति के हैं, वहाँ के शिक्षक तो ज़रूर आपके ऊपर दया कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट का वहाँ पे शो ऑफ करना है, दिखाना है कि आप पूरी तरह से अनुशासित छात्र हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर से काइंडली कि सर ये मैंने नहीं किया है, किसी ने फेंका है, सर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम्बली रिक्वेस्ट करिएगा, विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट कीजिएगा। निश्चित रूप से आपके रिक्वेस्ट को माना जाएगा। वहाँ पे बकवास नहीं करने की मेरे पिताजी ये हैं, मेरे दादाजी वो हैं, मेरी पहुँच ऊपर तक है, मैं देख लूँगा, बाहर निकले देख लूँगा, ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी, नहीं तो आपके लिए और भी बड़ी समस्या हो सकती है। आपको रिस्ट्रिकेट किया जा सकता है, आपको निष्कासित किया जा सकता है, यहाँ तक कि बिहार बोर्ड में फॉर्म भरने से फ्यूचर में भी आपको वंचित किया जा सकता है। तो बहुत सारे कड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। विवादों से बचना है, ठीक है, और विवादों से बचना है और अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो ये तो मैंने बता दिया इमरजेंसी केस में क्या करना है। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आपके एग्ज़ाम्स के पहले से लेकर एग्ज़ाम के बाद तक सारी जानकारी मैंने दी है। अब लास्ट में इसको मैं कुछ और बातें जोड़कर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। दोस्तों एग्ज़ाम देने के बाद जो आप फील कीजिएगा, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके बाद जो आप आज़ादी फील कीजिएगा, वो बड़ा एक अलग सा ही सुकून देगा, एक अलग से ही खुशी होगी। उसके बाद आपको ये जज नहीं करना है करके कि मेरा कितना सही हुआ। ये तो आप कर सकते हैं, वैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो अपना आकलन कर लेते हैं कि मेरा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ये अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन जो अंदाज़ा लगाने से भी वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो जो रिजल्ट होना होता है तो वो तो होगा ही। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से नंबर नहीं आया, तो आप उसके ऊपर फिर वहाँ पे एक प्रक्रिया होती है कि आप चैलेंज कर सकते हैं तो आपका नंबर बढ़ जाए। तो ये तो बाद की प्रक्रिया है, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद उतना आपको माथापच्ची नहीं करनी है, ठीक है। आपको आराम से रिलैक्स मोड में आ जाना है और जो भी आप थोड़ा बहुत खेल कूद कर सकते हैं, या फिर अपने उस टाइम एग्ज़ाम देने के बाद से लेकर रिजल्ट आने के टाइम पीरियड के बीच में अपने स्किल को गेन करने के लिए आप कोई कोर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि ले सकते हैं, या फिर रनिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं, अपने आप को फिजिकली फिट कर सकते हैं। ये सब तो बाद की बातें। फिर रिजल्ट आने के दिन आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है कि मेरे साथ क्या होगा। दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिए कि ये डिग्री महज एक कागज़ का टुकड़ा होता है। बड़े बड़े लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं, उन्होंने अपने कॉलेज तक की भी पढ़ाई नहीं की। चाहे बिल गेट्स की बात कीजिए, सचिन तेंदुलकर की बात कीजिए, और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की बात कीजिए, और बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव जी, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। इन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की, फिर भी आज देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों अगर आपका नंबर कम आ जाता है तो अपने आप को
हीन भावना से ग्रसित नहीं करना है कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई, उसका उतना नंबर क्यों आ गया, उसका उतना कैसे आ गया, मेरा इतना क्यों नहीं आया, समाज में लोग क्या सोचेंगे। इन सब बातों को, ऐसे निगेटिव थॉट को अपने मन में नहीं आने देना है। खैर, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आपको मैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकूँ, थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ और एक नया जोश भर सकूँ आपके मन के अंदर। यही मेरा मोटिव था, यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और आपके प्रयास से यह वीडियो एग्ज़ाम के पहले पहले तक बिहार के सभी बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए। यही उम्मीद के साथ, यही भरोसे के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।